देखते देखते बिहार चुनाव आया और बीत भी गया और इन चुनाव के नतीजों के बाद एक बार फिर बीजेपी गदगद है और विपक्ष हताश। विपक्ष की उम्मीदों की मीनार जमीन पर आ गिरी और इन नतीजों के बाद एक बार फिर एसआईआर पर रार तेज हो गई। मैं इन मुद्दों पर जरूर जाऊंगी, चर्चा करूंगी, लेकिन आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में मैं देश के लोकतंत्र की चर्चा करना चाहती हूं। वो लोकतंत्र जो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर मजबूत करते हैं, क्योंकि मैं मानती हूं कि डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली अबाउट चूजिंग अ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी ऑल्सो मीन्स टू चूज ऑपोजिशन who strongly questions the government. Opposition is very important for democracy. और इस लिहाज से बिहार के चुनाव में विपक्ष एक बार फिर फेल साबित हुई है। तो आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में मैं बिहार चुनाव के टेक अवेज की चर्चा करना चाहती हूं और यह बताना चाहती हूं कि इस चुनाव के नतीजों ने क्यों देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की नीति और चुनाव लड़ने की नीयत दोनों पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। और पूछूंगी कुछ तल्ख सवाल कांग्रेस के आला कमान से कि क्यों ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी देश को एक मजबूत विपक्ष देने में लगातार नाकामयाब हो रही है। क्यों? कोई कह सकता है कि अजीब पत्रकारिता है कि साहब आप सत्ता की जगह विपक्ष से सवाल कर रही हैं और ज्यादातर सेलेक्टिव जर्नलिज्म का तमका लगा जाते हैं। कोई किसी को गोदी मीडिया बता जाता है, लेकिन जब नतीजों वाला दिन कांग्रेस के नेता या प्रवक्ताओं से सवाल पूछा जाता है तो वो गुस्सा जाते हैं और सेलेक्टिव जर्नलिज्म, गोदी मीडिया जैसे बात करते हैं, क्योंकि वो तैयार होके नहीं आते। वो हार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते या आगे का रोड मैप नहीं बताना चाहते या क्या कमी रह गई वो नहीं बताना चाहते। तो फिर मीडिया पर गुस्सा उतारते हैं और वो हुआ भी हर बार की तरह। तो मैं तो यही कहूंगी कि बुला लीजिए साहब, आप सेलेक्टिव जर्नलिज्म और क्या गोदी मीडिया जैसे शब्दों से बुला लीजिए, क्योंकि अगर आपके ऐसा करने से मेरे देश का लोकतंत्र मजबूत होता है तो कर लीजिए। अगर मुझसे लड़कर देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी एक मजबूत सरकार ना सही एक ताकतवर विपक्ष ही बन सकती है तो लड़ लीजिए हमसे। पर मैं आज चुप नहीं रहूंगी, मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगी और पूछूंगी जरूर, जनता के बिहाफ पे पूछूंगी। और मैं ये इसलिए पूछूंगी क्योंकि अगर चुनाव के बीच में देश की सबसे पुरानी पार्टी के अगुवा विदेश भ्रमण करें तो सवाल तो बनते हैं। अगर चुनाव नतीजों के दिन देश के सबसे पुरानी पार्टी के अगुवा फिनलैंड में हो तो सवाल तो बनते हैं। अगर नामांकन की आखिरी तारीख तक देश की सबसे पुरानी पार्टी और उसके सहयोगी पार्टी का बंटवारा ना तय हो पाए तो सवाल तो बनते हैं। अगर बिहार जैसे अहम चुनाव के बीच देश की सबसे पुरानी पार्टी के गठबंधन के दो बड़े नेता आपस में बात ही ना करें तो सवाल तो बनते हैं। और ये सवाल इसलिए बनते हैं क्योंकि हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी के कार्यकर्ता हताश हैं। चुनाव दर चुनाव 90 से ज्यादा हार के बाद अगर इनका मनोबल टूटा हुआ है तो आखिर कौन है वो जो उनमें जोश भरेगा? आखिर कौन उन्हें अगली लड़ाई के लिए तैयार करेगा? जिस दिन हार हुई थी, बिहार के नतीजे आए थे, उस दिन कहां थे उनके लीडर जो उनमें जोश भरते कि कोई बात नहीं, झाड़ो मिट्टी और उठ खड़े हो? और आखिर कैसे उनमें जीत का भरोसा जगेगा जब पार्टी के अघोषित अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव के बीच में ही यूं ही गायब हो जाते हैं? इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस का हर नेता, हर कार्यकर्ता राहुल गांधी की ओर उम्मीदों से भरी निगाहों से देख रहा है हर दिन। और यह भी सच है कि जब जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जब जब सड़कों पे उतरे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता सहित कांग्रेस समर्थक भी
नए जोश के साथ सड़कों पे आए हैं। याद दिला देती हूं आपको, राहुल गांधी को जब वो सड़कों पे उतरे थे, किस तरीके से कांग्रेस के नेता भी पैदल चले थे, चाहते हुए या ना चाहते हुए। राहुल गांधी ने तय किया कि मैं पैदल चलूंगा, और ना सिर्फ कार्यकर्ता, जनता ने भी उनको सराहा था, जनता ने भी उनका साथ दिया था। 2024 के नतीजे उसके बाद आए थे और कहीं ना कहीं बार बार उस पदयात्रा का जिक्र होता आया, और कार्यकर्ता तो साथ में सुबह 6 बजे से, क्योंकि मैं भी उस यात्रा में शामिल हुई थी ये देखने के लिए कि आखिर किस तरीके का माहौल है। मैंने भी रिपोर्टिंग की। तो कार्यकर्ता तो हर बार उठ खड़े होते हैं, राहुल गांधी के लिए सड़क पे आ जाते हैं, लेकिन जिस जिस दिन कार्यकर्ता को जरूरत होती है शायद उस दिन राहुल गांधी नहीं होते।